एब्जॉर्प्शन और एमिशन. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दिस स्पेक्ट्रा? स्पेक्ट्रम से हम लोग क्या समझते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम? What was the idea behind calling what a spectrum is? A spectrum is basically what? It is splitting of a radiation into its components. कोई रेडिएशन जो भी है उसको यदि हमने उसके पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसको हम लोगों ने नाम दे दिया स्पेक्ट्रा बोलते हैं उसको. सो वी कैन से हियर, जैसे हमारे पास एक हमने एक सिंपल सा व्हाइट लाइट लिया है, उसको हमने कहाँ पे रखा है? यहाँ पर प्रिज्म से हमने पास कराया. तो जब आप इसको प्रिज्म से पास कराओगे तो क्या हो जाएगा? इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू 7. हमारे पास ये 7 लाइंस बन जाती हैं. कौन सा 7 लाइंस है? वही विबग्योर वाला, याद है? तो ये विबग्योर में कन्वर्ट हो गया. अब दोबारा से हमने इसको प्रिज्म को उल्टा करके हमने पास कराया तो फिर से क्या बन गया? व्हाइट लाइट बन गया. एंड सो फ्रॉम दैट वी कैन सी, यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो व्हाइट लाइट था वो बीच में ऐसे बना था, स्पेक्ट्रम बना, फिर हमारे पास दोबारा से व्हाइट लाइट बन गया. यानी ये जो व्हाइट लाइट है इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल दीज 7 से ये मिल करके बना हुआ है. ठीक, यानी विबग्योर को आप मिला दोगे तो ये हमारा व्हाइट लाइट बन जाएगा. अब जरा सोचो यहां से, बच्चों ध्यान से सुनना समझना है इसको. यदि मैं ये बोलूं कि हमने यही व्हाइट लाइट एक सैंपल से पास कराया और जब ये सैंपल से पास हो रहा था तो इसमें से मान लेते हैं कि ग्रीन कलर जो है उसने उस ग्रीन कलर के जो एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब कर लिया. इस सैंपल ने ग्रीन कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया. तो फिर क्या हो जाएगा? यानी यहां पर फिर से जब इसी व्हाइट लाइट को पास कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? Light will be missing. उसके जगह पे, ग्रीन लाइट की जगह पे ब्लैक हो जाएगा. हाँ या ना? Yes, sir. यस. Yes, sir. एंड सो वी कैन से हियर, यहां से हम ये कह सकते हैं, इसी को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं. जैसे हमारे पास, जैसे अभी आपके सामने मोबाइल का स्क्रीन होता है, तो वही मोबाइल का स्क्रीन है. अब हमने वही चीज, हमने एक एनर्जी पास कराया कोई एक एटम से. अब एटम जब पास कराया तो उसमें से कुछ लाइंस में ऐसे दिखाई दे रही हैं. तो ये जो हमें लाइंस दिखाई देती हैं, तो जो जो वेवलेंथ को उस एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये लाइंस, डार्क लाइंस दिखाई देती हैं. And so this presence of dark lines is representing absorption spectra. यानी absorption spectra में क्या होना है? Energy corresponding to a particular wavelength is absorbed and so we are calling them absorption spectra बोलते हैं. तो उसके जगह पे क्या होगा? It is characterized by dark lines. वहां पे dark lines हमें दिखाई देता है. ठीक. अब इसी का दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है एमिशन. आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं, मतलब फायर क्रैकर्स जलाते हैं, तो जो फायर क्रैकर्स जलाते हैं तो व्हाट हैपेंस इन दैट केस? वहां पे ऐसा कैसे हो जाता है कि बिल्कुल आप अमावस की रात होती है दिवाली के दिन, और बिल्कुल देखते हो आपके आसमान में इतना दूर, मतलब यहाँ से करीब ऐसे समझ लो कि 50 फीट 100 फीट ऊपर जा करके एकदम से कलर आना शुरू हो जाता है. तो उस अंधेरे में वो जो कलर आता है, वो कलर कहाँ से आता है? How did we get that? Scattering of light. Scattering. तो उसका कंपोनेंट इमिट करता है. एक मिनट अंकित वेट करो. वहां पर इसमें स्कैटरिंग तो वो होता है ना, जब एक कोई लाइट है और रेडिएशन है, वो रेडिएशन ऐसे डेविएट हो गया तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, इसीलिए वो ऐसा हो जाता है. तो वो इसका लाइट है ही नहीं, वहां पर अंधेरा है, अंधेरा में लाइट है ही नहीं, तो फिर स्कैटरिंग कहाँ से हो गया? दिस कैनॉट बी स्कैटरिंग. और Absorption. और कुछ तुक्का मत लगाओ. तो आइडिया है, तो साइंटिफिक तरीके से हमें सोचना है, यानी हम लोग एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ेंगे. बोलो बच्चों. सर, जो पटाखों के अंदर कंपोनेंट होते हैं वो एमिट होते हैं, वो लाइट एमिट करते हैं. हाँ, यानी जो पटाखों के अंदर जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, इनिशियली जब आप क्या कर रहे हो उसमें आपने क्या किया कि बहुत सारा एनर्जी आपने बर्न किया उसको हल्का सा. पहले तो हम लोग एक माचिस की तीली लगाते हैं और उसमें पहले क्या होता है? बर्निंग होती है. बर्निंग, सिंपल बर्निंग से फिर क्या हुआ? अचानक से विस्फोट होता है, बिकॉज कि वहां पर बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो कि एक्सप्लोड करता है. एक्सप्लोजन हुआ, एंड सो इसलिए क्या होता है, उस कारण से क्या होता है कि जो हमारे पास एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं, उसके आयंस हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है. यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बहुत ही ऊपर जाता है, और जब ये ऊपर जाएगा फिर वापस आता है तो उसमें क्या हुआ? डी एक्साइटेशन कहलाता है. ये एक्साइट हुआ, डी एक्साइट हुआ. यानी इसका ऐसे समझे कि आप दौड़ दौड़ के आ रहे हो, अचानक से जंप किया, ऐसे जंप करके यहाँ पहुंचे,
और फिर उसके बाद अचानक से ये नीचे आए यहाँ पर। तो जिस जमीन पे आप गड्ढा पे जाओ गिरोगे तो वहां पर क्या होगा, गड्ढा होता है ना यहाँ पर, यानी एनर्जी का ट्रांसफर होता है। सो बेसिकली एनर्जी इज लॉस्ट। तो यहाँ पे एनर्जी ये लूज करता है। तो ये जो एनर्जी लूज किया इसने, तो ये जो एनर्जी लूज हुआ यहाँ से हमें क्या दिखाई देगा, यही एनर्जी हमें लाइट के फॉर्म में दिखाई देती है। एंड सो वी आर एबल टू सी देम। हाँ या ना? Yes, sir. मैथिली, मैथिली Yes, sir. क्लियर है ये? Yes, sir. खुशी क्लियर है ये? आदित्य Yes, sir, clear है. ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा, यानी ये जो हमारे पास कलर दिखाई देता है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन, एक्साइटेशन के बाद डी एक्साइटेशन, तो ड्यूरिंग दिस डी एक्साइटेशन एनर्जी इज लॉस्ट एंड सो वी आर एबल टू सी डिफरेंट कलर्स। यानी उस क्रैकर्स में क्या होता है कि डिफरेंट हमारे पास सब्सटेंस हम उसमें ऐड करते हैं जो कि हमें कलर हमें दिखाई देता है। जैसे सपोज हमने सोडियम के सॉल्ट लगा दिया वहां पर, सो इन दैट केस यू विल सी गोल्डन येलो दिखाई देता है। जब कैल्शियम लगा यूज करेंगे तो ब्रिक रेड दिखाई देगा। ठीक, बेरियम लेंगे तो ग्रासी ग्रीन दिखाई देता है। राइट, सो दीज आर बेसिकली प्रेजेंट देयर। तो ये इसी कारण से हमें ऐसे कलर्स दिखाई देते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें एक और खूबी है कि मान लो यही स्पेक्ट्रम मुझे दिखाई दे रहा था यहाँ पर ऐसे ही, तो इस स्पेक्ट्रम के ऊपर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब कि यहाँ पर प्लस और यहाँ पे माइनस चार्ज का कोई पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्रिएट कर दिया। तो क्या होता है उसमें कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो एक सिंपल लाइन था बच्चों, ये दो लाइन में स्प्लिट हो जाती है, दो पतली लाइंस में स्प्लिट हो जाती हैं। देखो यहाँ पर ये एक लाइन है ऐसे, और ये ऐसे ये स्प्लिट हो गया। एंड सो सेम थिंग इज ऑब्जर्व्ड, सेम थिंग ऑब्जर्व जब हमारे पास ये वाला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तब भी ऐसे ही होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही केसेज में ये चीजें होती हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है उसको हम लोग स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जी मैन इफेक्ट बोलते हैं। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स, क्या क्या है, कैसे बोलेंगे इसको? व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, कि जब एमिशन स्पेक्ट्रा है हमारे पास, यानी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस into two fine lines in presence of magnetic field is called Zeeman effect, and splitting of this line spectral lines in presence of electric field it is called Stark effect. क्या है ये? हाँ बोलो, लिख लो इसको, लिखो लिखो लिखो, पहले जीमैन इफेक्ट लिखो। जीमैन ZEEMAN, ZEEMAN, जीमैन इफेक्ट। splitting of spectral lines, splitting of spectral lines into two fine lines। बस बच्चे दो ही लाइन मिलेंगी इसमें, ज्यादा नहीं। splitting of spectral, हाँ, splitting of spectral lines into two fine lines in presence of magnetic field, in presence of magnetic field is called Zeeman effect. In presence of Magnetic field, magnetic field is called Zeeman effect. एंड अगेन सेम डेफिनेशन, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को हटा करके हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देना है। रिमूव मैग्नेटिक फील्ड एंड ऐड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। डन? yes sir. चलो, अब इसके बाद यहां से देखो, हमने यही कहा है कि जो हमने यहाँ पर यूज किया है कि जैसे ये एब्जॉर्प्शन हुआ या एमिशन हुआ, तो दोनों में ही एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। एब्जॉर्प्शन नाम ही कहता है, नाम ही क्या है ये, एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्ब करता है, यानी ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब ये एब्जॉर्ब करेगा इसका मतलब क्या हो गया, इसने यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, यानी ऐड हुआ है इसमें एनर्जी। तो जब एनर्जी ऐड करेंगे, किसी चीज में हम लोग एनर्जी ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसकी एनर्जी बढ़ेगी। एंड सो इट गोज इनटू हायर एनर्जी लेवल। सपोज जैसे मान लो ये E1, हमने एक एनर्जी लेवल E1 लिखा है, ये E2 है, देन E3 है, E4 है, E5 है। तो E1 एनर्जी हमने इसमें, E1 पे था इलेक्ट्रॉन, इसमें मैंने एनर्जी ऐड किया तो ये E3 तक पहुंच गया, तो ये एब्जॉर्प्शन हुआ। यहां से हमने जब E3 से ऊपर नीचे आएगा तो ये वाला यहाँ पर पहुंच गया, तो ये वाला क्या हो गया हमारा,
दिस इज योर एमिशन होगा यहाँ पर। एंड देयरफॉर जब हम लोग से डेल्टा ई को एक्सप्रेस करेंगे तो ई का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ ई, ई बराबर h इंटू सी बाई लैम्डा, एच न्यू लिखा था ना हम लोगों ने, ई इक्वल टू एच न्यू, ये वाला, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. and this E equal to h into c by lambda, and so we have seen here, यहाँ से therefore I can write here this delta E would be equal to E3 minus E1 लिख लिया, final minus initial, तो delta E को क्या लिखना है, h into c by lambda लिखना है, E3 को क्या लिखेंगे, hc upon lambda 3, then E1 equal to hc by lambda 1, तो इन दोनों को जब डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे हमने डिफरेंस ले लिया तो क्या आएगा, 1 by lambda equal to 1 by lambda 3 minus 1 by lambda 1, और 1 by lambda equal to lambda 1 minus lambda 3 by lambda 1 lambda 3, और lambda इक्विवेलेंट जैसे आप लोगों ने 10th में फिजिक्स पढ़ा होगा तो रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाला होगा, कैसे निकालते थे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 by r equal to पैरेलल में 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. बस बस बस, तो वैसे ही उसका इक्विवेलेंट हम लोग निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी निकालना है, ओनली डिफरेंस इज दैट कि वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, सो वी हैव गॉट लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 3 बाय लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 3। यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट है किसी में, देखो जरा, पढ़ो जरा, समझो जरा, इसमें हमने अभी क्या पढ़ा है, दो तरह के इसमें स्पेक्ट्रा की मैंने बात की है। सो व्हेन आई से स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा आर ऑफ टू टाइप, पहली बात स्पेक्ट्रा होता क्या है, तो फर्स्ट डेफिनेशन इज कि जब भी एक किसी भी रेडिएशन को आप उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हो तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रा बोलते हैं, नंबर वन। दिस इज यूनिक फॉर एवरी एटम एंड सो वी आर कॉलिंग देम फिंगरप्रिंट ऑफ एटम बोलते हैं। तीसरी बात, इसके दो टाइप होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन है और एमिशन है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो भी वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब करेगा उसके जगह पे हमें डार्क लाइन दिखाई देता है, डार्क लाइन से कैरेक्टराइज करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को। एमिशन में क्या होगा कि यहाँ पर ये ब्राइट शार्प कलर्ड लाइंस हमें दिखाई देती हैं, जैसे विवग्योर की हम लोग बात करते हैं तो अलग तरह के हमें कलर्स में दिखाई देता है, ठीक। एमिशन में क्या होगा, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आएगा, और एब्जॉर्प्शन में लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाता है। अब इसके बाद हमने एक और देखा था यहाँ पर जीमैन इफेक्ट, और हमने देखा था एक कौन सा, स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब स्प्लिट लाइन की स्प्लिटिंग होती है दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट, और जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं तो उसको हम लोग जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। एंड सो वी हैव गॉट दिस वन, एंड नाउ फ्रॉम दिस, इसके बाद और आगे की बात करते हैं, तो डेल्टा ई देखा है, और इस डेल्टा ई बराबर एच सी बाई लैम्डा का यूज करके हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब जो हम लोग बात करने वाले बच्चों, ये थोड़ा सा ना मतलब मैथमेटिकल है, यानी अब आपको इसमें मैथमेटिकली सोचना है, इंस्टीड की सिंपल थ्योरी की बात हम नहीं कर रहे, यानी अब देखना, ध्यान से सुनना, समझना और अप्लाई करना, सोच कर बताना बच्चों आपको। नंबर वन, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ केसेस की बात करेंगे हम लोग यहाँ, एंड सो द केसेस आर लाइक दिस, कुछ ऐसे है लाइक दिस वन, जैसे आप लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे ये है, ऐसे सोचो इसको, ये एटम का आपने ये फोटो देखा होगा जिसमें कि एटम लिखते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस, फिर सेल्स, ये वाला सेल्स बन गया ऐसे, तो इसी को मैंने E1 E2 E3 करके ऐसे नंबरिंग मैंने कर दी है, एंड सो दे आर नंबर्ड इन दिस वे, इसको हमने ऐसे नंबरिंग कर दिया है इस तरीके से, यानी ये वाला E1 है, ठीक, ये वाला E2 हो गया, ये E3 है, ये E4 है, ये E5 है, एंड E6 है, समथिंग लाइक दिस। इन सब का मैं नेमिंग कर दूं यहाँ पर, तो आई एम राइटिंग हियर E1, ये E2, ये E3, ये E4, ये E5 और ये E6। अब देखो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि यदि मैं ऐसा बोलूं कि मुझे नंबर ऑफ लाइंस ढूंढनी है, ठीक, सबसे पहला टास्क, पहला क्वेश्चन ये है कि यदि मैं ये कहूं कि मान लो इलेक्ट्रॉन जो हमारे था वो ग्राउंड स्टेट से, ये वाला क्या है E1, जो मिनिमम एनर्जी होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, द मिनिमम एनर्जी स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, तो ये वाला कौन सा है, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक। तो
तो यदि मैं ये बोलूं यहाँ से कि हमने इसमें एनर्जी दिया, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन था, इसको मैंने एनर्जी दिया एंड इट हैज गॉन टू E2, ये E2 तक चला गया, यहां पर पहुंच गया। अब इसमें से जब ये वापस आएगा, सो हाउ मेनी लाइंस, हाउ मेनी वेज इट कैन कम डाउन टू ग्राउंड स्टेट, कितने तरीके हैं जिससे कि ये ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा? आदित्य, क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा है? अग्रिमा? सर एक बार आप वापस रिपीट कर देंगे? हाँ, ध्यान सुनो, मैं दोबारा से बता रहा हूं। इसमें क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि ग्राउंड स्टेट से हमने एनर्जी दिया एंड नाउ इट इज बीइंग गॉन टू E2, E2 में गया, अब इसको वापस आना है, वापस आना है ग्राउंड स्टेट में। तो कितने तरीके हो सकते हैं जिससे कि ये वापस आ सकता है? सो वी कैन से हियर वन एंड ओनली वन वे, यानी डायरेक्टली यहां से चलेगा और ये यहां पर पहुंच जाएगा। बात खत्म, ये हो गया। सो ओनली वन वे, इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, E1 से ये E2 में गया, E1 to 2 में गया, अब इसको क्या होना है, 2 से ये 1 में आना है, वेल कमिंग बैक फ्रॉम 2 to 1, फ्रॉम 2 to 1, so only one way, सिर्फ एक तरीका है, एंड सो दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यहां से हमने एक लैम्डा निकाल लिया, तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन बनेगा, वन लाइन ओनली। ठीक है। नाउ ऐसा ही एक और सवाल मैं पूछ रहा हूं यहां पर कि जब ये एक मिनट, बस बहुत एक निकाल और आधा घंटा और आधा घंटा 50 मिनट। वेल, सो आई वाज जस्ट लुकिंग एट, अब यहाँ सपोज मान लो कि मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, अब ये मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर, हैव यू गॉट इट? ये समझ में आया मैंने क्या बोला है? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि मैं ये कहूँ कि E3 से E3 चला गया, नाउ E3 से इसको वापस आना है, E3 से ग्राउंड स्टेट में आना है, E3 टू E1, हाउ मेनी वेज आर देयर? ये सोचने की बात है, हाउ मेनी वेज आर देयर, हाउ मेनी वेज आर देयर, कितने तरीके से ये आ सकता है E3 से E1 में? 3 ways. हम्म, खुशी, यस सर। कितने तरीके से आ सकता है? सर एक तो ये E3 से E2 में और फिर ग्राउंड स्टेट पे आएगा। हाँ, वेरी गुड। तो यानी दो हो गया ना, यानी एक E3 से E2, फिर E2 से E1, और एक डायरेक्टली E3 से और एक E1। डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट तीन E3 हुई से है ना? E1। वेरी गुड, तो यहाँ पे तीन तरीका आ जाएगा, वेरी गुड, शाबाश। सो वी हैव थ्री पॉसिबल वेज एंड दैट आर, डायरेक्टली हमने कहा E3 से E1, ठीक। दूसरा हो गया हमारे पास क्या, दिस इज E3 से पहले E2 में गया, E3 से E2 एंड देन E2 से E1, और एक कौन सा हो जाएगा, तो बस ये तीन तरीका बन गया हमारे पास, E3 से E2 और E2 से E1। सो वी हैव दीज थ्री पॉसिबल वेज। ऐसे ही सपोज मान लो मैंने कहा कि भाई E4 से E1 है, अब क्या हो जाएगा, कितने बनेंगे? E4 से E1 बना के देखो, ट्राई करके देखो, ड्रॉ द डायग्राम एंड देन चेक दिस। तो 4। गलत है। देखो ये तुक्का 3. लगा, यदि तुक्का लगाना है फिर तो गलत ही होगा। नहीं सर, E4 से E3। E4 मैंने क्या कहा अभी, यदि आपको तुक्का लगाना है तो फिर गलत होगा। सर वह क्या करना है, E4 से E1 ना? हाँ बताओ क्या क्या होगा E4 से E1? हाँ बोलो।
E4 से कहाँ तक चला गया ये? सर E4 से E3, E3 से E2, हम्म, E2 से E1 और हाँ, स्ट्रेट E4 से E1। E4 से E1 बस, और कोई? हाँ सर। सर फिर E4 से E3 से E1 भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर वैसे E2 हाँ वही। बच्चे बच्चे तभी बोला मैं, थोड़ा ध्यान से सोचो सोचो, थोड़ा ध्यान से सोच करके फिर करो। हमें जल्दबाजी नहीं है, तुम्हें भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक, हमें हर चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना है और इसको माइंड में फिक्स करना है। ठीक, मेरे बस डोंट फिर मेक थोड़ा हेस्ट। गलत है। क्या? वो फिर जो था, जैसे E4 से E3 फिर E3 से 1, वो वाला एक बार होता है। अरे बताया नहीं मैंने अभी, मैंने तो वही, आपको सोचना है बेटा, आपको सोचना है। यू हैव टू थिंक ओवर इट कि कैसे कितने तरीके से हम लोग यहाँ से चल सकते हैं, कितने तरीके से हम यहाँ पहुंच सकते हैं। 8 ways। नो, 8 सर नहीं होगा, 8 नहीं, नहीं 8 गलत है। 6। 6 है। 6 आएगा। सो देयर आर 6 वेज, इसमें हम 6 तरीके से हो सकता है यहाँ पर। एंड सो वी हैव गॉट दीज 6 वेज लाइक दिस वन। यहाँ से देखो इसमें क्या है कि 6 तरीका कौन कौन सा बन सकता है। देखो यहाँ पर, देखो ये लिया मैंने, E4 है हमारे पास। ठीक, तो E4 है, तो नंबर 1 देखो, मैं इसको कट कर रहा हूँ यहाँ से, पहले मैं हटाता हूँ इसको। हटाओ यार इसको, कंप्लीटली हटाओ। एंड व्हेन आई से दिस इज E4 हमारे पास है, और ये E1 से मैं स्टार्ट करके E4 तक जाना है, या E4 से स्टार्ट करके E1 तक आना है। तो जो तरीका हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। नंबर 1, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 लेवल बनाना पड़ेगा। ऐसे हमने बना लिए 4 लेवल, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। ये 4 लेवल बना लिया मैंने। अब इन चारों में मुझे क्या करना है, कोई एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पर। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये वाला है, तो जब ये वाला है तो फिर बढ़िया है, यानी यहाँ से हम शुरू करें। ये ले लिया, हमारा रेफरेंस पॉइंट है ये वाला। ठीक, अब यहाँ से जब चलेगा ये वाला तो कैसे कैसे जाएगा। एक तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये होगा इसका कि E4 से हमने इसको चालू किया, और जब हमने इसको चालू किया तो फिर यहाँ पर ये वाला ऐसे आ गया, यानी यहाँ पर पहुंच गया, यानी ये यहाँ से यहाँ यहाँ पहुंचा। तो पहला क्या लिख लिया हमने यहाँ पर, E4 से E3। इसके बाद फिर E3 से E2, E3 से E2। देन वी हैव, अब देखो यहां से फिर से क्या होगा, यहां से फिर E2 से E1। है ना? यस सर। ठीक, यस सर। अब इसके बाद और बात करें हम लोग, तो हमें ये दिखाई देगा यहाँ पर, जैसे ये एक 3 तो ये हो गया। अब इसके बाद मैंने इसको, मतलब E4 से मैंने E3 पे लैंड कराया था, ऐसे नहीं लैंड कराना। ठीक, इसको मुझे लैंड कराना है ऐसे कि सीधा E4 से जंप करके E2, यानी डायरेक्टली ये E4 से E2 पे पहुंच गया। ठीक, और फिर यहाँ से ये वाला यहाँ पे, तो ये वाला रिपीट ले नहीं सकते, ये लेना है कि नहीं लेना है, ये वाला नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि ये ऑलरेडी ये ले हो चुका है। सो वी हैव टू टेक दिस E4 से E2 पे पहुंच गए। 4 ये हो गया। इसके बाद यहां से मैं, इसके बदले मैंने यदि यहां से स्टार्ट किया होता, ठीक, यानी डायरेक्टली यहां से शुरू करके सीधा मैंने एकदम से यहीं पे पहुंचा दिया डायरेक्टली, बीच में कोई कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं, डायरेक्ट फ्लाइट है, मतलब फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क, समथिंग लाइक दैट। तो ये ऐसे बना दिया हमने यहाँ पर, यानी वी कैन से दिस इज E4 टू E1 हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। पर जो हमने E4 से E2 भेजा है वो हमने ग्राउंड स्टेट पे तो पहुंचाया ही नहीं है अभी तक। नहीं, ग्राउंड से ने बोला ही नहीं, इसमें हमारे पास वही हमने ये कहा है कि इसके यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ से E4 से ये वाला E2 में पहुंच गया, अब E2 से E1 में आ जाएगा, तो E2 से E1 वाला एक लाइन ये तो है ही ना हमारे पास, दोबारा से यस यहाँ पे सर। लिखने का कोई मतलब है क्या? नो सर। रिपीट हो जाएगा ना वो। ठीक, यस सर। तो ये E4 से E1 हो गया। अब इसके बाद एक और बचा हुआ है, यदि मैंने इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, यानी E3 से E1 कर दिया डायरेक्टली, E3 टू E1,
देखो इसमें कोई भी रिपीट हुआ है क्या? देखो जरा, E4 से E3, E3 से E2, E2 से E1, E4 से E2, E4 से E1, E3 से E1, बस। तो कुल मिला के हमारे पास कितने बने? 6 लाइंस बन गए यहाँ पर, 6 लाइंस। तो इससे क्या मतलब है कि हर बार मुझे ऐसे ही लिख लिख के करना पड़ेगा। यदि मान लो यहाँ पर ये E1 से E4 से E1 था, यदि मान लो E6 हो जाए, E7 हो जाए, E8 हो जाए, E9 हो जाए, तो क्या हमारा जो पढ़ने का पर्पस यही होता है, या पढ़ने का पर्पस क्या होता है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करना। तो क्या मैं इसमें कोई फॉर्मूला बना सकता हूँ? यदि मैंने इसको सपोज ऐसे मान लिया कि जैसे यहाँ 4 कहा ना मैंने, जो हाईएस्ट स्टेट है उसको हमने n बना दिया, तो क्या n के टर्म्स में कोई फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं? If I am saying कि n is the number of energy level from which electron is getting de-excited, जहां से इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू, जब भी हाई एनर्जी लेवल में गया, अब जो वहां से डी एक्साइट होगा तो लूज करेगा एनर्जी, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, तो हाई एनर्जी से जो लोअर एनर्जी में आ रहा है, तो जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है उसको हमने एन मान लिया, एन इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। ठीक, तो उस हाईएस्ट एनर्जी लेवल को यूज करके क्या हम लोग इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं? क्या कोई फॉर्मूला हम बना सकते हैं या नहीं, कि कितने नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी? हाँ या ना? यस सर, कुछ तो जैसे फॉर्मूला होगा कुछ, हाँ कुछ तो हो ही सकता है, वही हमें सोचना है। सो यू हैव टू बी अ थिंकर, हमें थिंक करना, सोचना है, राइट? सो यहाँ पर देखो ये n बराबर 2 है, यहाँ पर n बराबर 2 था तो इसमें एक लाइन बना। सो n बराबर 2 में ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन। जब n बराबर 3 है, इसमें कितने लाइंस बने थे? n बराबर 3 में 3 लाइंस बन गया था, 3 लाइंस। n बराबर 4 हो गया तो कितना हो गया? 6 लाइंस हैं। सो कैन यू मेक एनी कोरिलेशन? कोई n इनटू दो का समथिंग? गैप है, हाँ, दो का गैप लगा के। 2 का गैप है? हाँ नहीं, सर, 2 का गैप तो नहीं है। नहीं, सर नहीं, n नहीं, into n minus 1/2. हाँ, ऐसे कुछ बनेगा। देखो यहाँ से n इंटू n माइनस 1/2 या n इंटू n प्लस 1/2, चेक करके देखो कौन सा फिट बैठता है। सर n into n plus 1/2. +1 वाला। n इंटू n प्लस 1/2, तो यानी हमने यहाँ पर ये पहले वाले में लिया, ये वाला n इंटू n प्लस 1/2 कर दिया, तो क्या हो गया? n हमारे पास 2 था, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 3। तो पहले यानी 1 और 2 में 3 लाइन कहाँ से बन रही है? तो गलत है। सर n into n minus 1/2. हाँ, n इंटू n माइनस 1/2 ही आएगा ये वाला। So this has to be n into n minus 1/2, ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारा। तो फॉर्मूला नंबर 1 आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? इफ n इज दी, लिखो यहाँ पर, एक नोट करो, इफ n इज दी हाईएस्ट एनर्जी लेवल, if n is the highest energy level and lowest energy level is the E1, lowest energy level is the ground state or E1, then lowest energy level or ground state is E1, then number of lines that would be possible number of lines है ये बच्चा, जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनेगा, इतना हो सकता है, अधिकतम इतना हो सकता है। So the possible number of lines would be n into n minus 1/2। ठीक, तो फॉर्मूला बनाना सीखो डिफिनीशन से, हमें यही सब चीजों को सीखना है ताकि उसको हम जनरलाइज कर सकें। ये नहीं कि हर एक केस के लिए अलग अलग फॉर्मूला, ऐसा नहीं करना। लिख लिया? यस सर। अच्छा, यस सर। इसमें अब एक और चीज लिख लो, एक और दूसरा स्टेटमेंट लिखो यहाँ पर। इफ n is number of excited state, लिखो, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको बाद में, बट पहले अगर लिख लो इसको। इफ n is number of excited state, if n is number of excited state, then
then possible number of lines would be n into n plus 1 by 2, ये वाला n into n plus 1 by 2 जो यहाँ पे हमने लिख रखा है। ठीक, तो क्या दो फॉर्मूला आ गया हमारे पास। पहला फॉर्मूला क्या है, पहला है कि जब हमने यहाँ पर ये लिख रखा है कि हमारे पास हमने ऐसे शुरुआत की है कि n हमने लिया है कि सिंपल एक्साइटेड स्टेट है, n इज मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, n इज एनर्जी लेवल, तो एनर्जी लेवल था तो क्या था फॉर्मूला, n इंटू n माइनस 1/2 था। जब मैं यहाँ पे n मैंने बोला है कि एक्साइटेड स्टेट है तो यहाँ पर n इंटू n प्लस 1/2 है। ठीक, तो ये हर एक केस के लिए अलग अलग फॉर्मूला, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा कि कहाँ पर n-1 2 लगाएं, कहाँ पर n+1/2 लगाएं, क्या करें कैसे करें। सो देयर इज अ वन सिंपल फॉर्मूला, एक इन दोनों को क्लब करके एक नया सा फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक, एंड दैट फॉर्मूला वुड बी इन जनरल लिखना थर्ड लाइन, इन जनरल वी कैन राइट for number of lines, delta n possible number of lines is equal to delta n into delta n plus 1/2, delta n into delta n plus 1/2। तो delta n है क्या है यहाँ पर, where delta n is written as delta n is written as सर डेल्टा एन आगे का है, delta n is the difference of energy level in which transition has taken place, delta n क्या हो गया So can जिसमें, you repeat? नो आई कैन नॉट, व्हाट टू रिपीट, आपने कहां तक लिखा है बोलो, Sir, the energy level. नहीं पूरा पूरा बोलो, आपने कहां तक पूरा स्टेटमेंट बोलो, Delta is the difference of the energy level in which transition has taken place, energy level in which transition has taken place। Thank you, sir. ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर इस सब का मीनिंग क्या है और कैसे क्या क्या लिखा है मैंने, उसको मैं एलैबोरेट करता हूँ यहाँ पर। देखो नंबर 1, जैसे मैंने यहाँ पे ये कहा था कि n इंटू एन प्लस 1/2, तो मैंने एक टर्म यूज किया एनर्जी लेवल में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला जहाँ पर ये यहाँ पे n इक्वल टू 1 हो गया, तो ये हमने लिखा यहाँ पर n इक्वल टू 1, एंड सो दिस इज सिंपल एनर्जी लेवल हो गया। ये जो हमने पहला हमने लिखा था n इंटू n माइनस 1/2, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है। इज दिस ओके? ठीक है, जो दूसरा हमने लिखा है यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट को रिलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एंड द वे इज लाइक जैसे आप लोग मतलब देखते होगे या पढ़ते होगे सुनते होगे कि ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, थर्ड सेकंड फ्लोर कहते हैं, थर्ड फ्लोर कहते हैं, फोर्थ फ्लोर कहते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली दैट मीन, क्या ग्राउंड फ्लोर पे आदमी नहीं रह सकता, हाँ या ना? रह सकता है सर। रह सकता है, तो इसलिए n बराबर उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 लिखते हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर मतलब वो 0 हो गया। तो इसमें यदि मैं कहूँ एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट जैसे फर्स्ट फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर जो हो गया हमारे पास वो बेसिकली, यदि मैं फ्लोर नंबर की बात करूं, सोच के देखो यहाँ पर, यदि मैं फ्लोर नंबर ये कितना है, जैसे यहाँ पे ये वाला हमने लिखा n इक्वल टू 1 लिखा है, तो ये फ्लोर नंबर 1 है, दिस इज फ्लोर नंबर 1। ये फ्लोर नंबर कितना हो गया, ये फ्लोर नंबर 2 है। लेकिन यदि मैं इसको बोलूं कि ये, यदि हम लोग कहते हैं फर्स्ट फ्लोर, दैट मीन्स व्हाट, कि अब उसमें ग्राउंड को आप माइनस कर देते हो, ठीक, यानी जो भी है उसमें -1 हमने कर दिया। तो सेकेंड फ्लोर का मतलब बेसिकली क्या है वो तीसरा फ्लोर, 3 फ्लोर बने हुए हैं यहाँ पे, 1 2 और ये 3 है, ठीक,
यानी एक महल, दो महल, तीन महल ऐसे बोलते हैं ना हम लोग यहाँ पर. सो फ्रॉम दैट वी कैन से एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये हो गया कि ग्राउंड को छोड़ करके बाकी कहाँ पर है वो. सो फ्रॉम दैट वी कैन सी हियर, जैसे हमारे पास ये E1 है, so this is lowest energy state, ground state. Then E2 is your first excited state. तो पहला एक्साइटेड, एक्साइट मतलब क्या है कि वो जो ग्राउंड के आगे वाला, तो ग्राउंड के आगे वाला कौन सा है, फर्स्ट है, तो ये वाला फर्स्ट हो गया. लेकिन इसके लिए n की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे लिखा है हमने 1, फर्स्ट 1 st, लेकिन 1 st भी बेसिकली व्हाट, n इक्वल टू व्हाट, n इक्वल टू 2 है इसके लिए. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 हो गया. थर्ड एक्साइटेड स्टेट में n इक्वल टू कितना हो गया, 4. यानी वी कैन से नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट जो होगा दैट वुड बी, देयरफॉर वी कैन से हियर नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल माइनस एनर्जी लेवल माइनस 1. ये वाला हमारा नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट आ गया. एंड सो दैट वी नीड टू रिमेंबर, ये हमें बढ़िया से याद होना चाहिए. ठीक, एंड बस इसी टर्म्स में हमने यहाँ पर वो वाला लिखा था. तो ओवरऑल हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया, तो वो कौन सा फॉर्मूला है, सो दीज टू फॉर्मूला आर टू बी यूज्ड. यही दो फॉर्मूलाज हैं जो हमें यूज करना है. कौन कौन सा, एक तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, डेल्टा n बराबर ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है n इंटू एन माइनस 1/2, और डेल्टा n प्लस 1/2. इफेक्टिवली बेटर ये है कि आप ये वाला यूज करें, यही वाला याद रखें हमेशा. बाकी स्पेसिफिक क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है क्या पूछा गया है, उसके हिसाब से हमें करना है. तो क्लियर हो गया सवर? यस सर. ठीक है, जस्ट एक बार क्विकली रिवाइज कराओ क्या क्या हमने पढ़ा है इसमें. एनर्जी लेवल से और कैसे नंबर ऑफ लाइंस, क्या क्या रिलेशन है, ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है, ठीक, और फिर इसमें नंबर ऑफ लाइंस कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बातें बताना है आपको. बोलो. सर हमने स्टार्ट करा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा से. स्पेक्ट्रा वो होता है कि जब एक लाइट अपने कंपोनेंट्स. दिस इज फॉर Electron system. वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. व्हाट इज मीनिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ले लिया, यदि मेरे पास मान लो हीलियम होता तो क्या करते, 2 electron. तो क्या मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 1 उसको माइनस कर. 1 माइनस करना पड़ेगा, तो हो जाएगा. मतलब हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन साथ में लगा देते कोई एलिमेंट. एक इलेक्ट्रॉन साथ में लगा देंगे, मतलब सर आयनाइजेशन एनर्जी. वो ये की है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक, इसलिए कहते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम चाहिए. सो व्हेन दिस हाइड्रोजन सिस्टम को, जब हमने हाइड्रोजन के लिए पूरा स्पेक्ट्रा को एनालिसिस हमने किया, देन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व वाज कुछ इस तरह से एक सीरीज बनता है. इस सीरीज के बारे में पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. जैसे को यहाँ पर ये वाला n बराबर 1 था, ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है. ठीक, तो ये कुछ ऐसे हमने एनर्जी लेवल ड्रॉ कर लिए, इमेजिनरी एनर्जी लेवल्स हैं ये सारे के सारे, राइट. तो अब जरा बताना यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन है या इसमें एक्साइटेशन है या डी एक्साइटेशन है, सो एनी, यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के किसी भी nth लेवल में चला गया और वहां से यदि वो ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाए, ग्राउंड लेवल मतलब कौन सा, n बराबर 1, तो किसी भी हायर लेवल से ग्राउंड लेवल तक आ जाए, ठीक. सो इन दैट केस उससे जो एक सीरीज ऑफ लाइंस बनती हैं उसको हम लोग लाइमैन सीरीज बोलते हैं. क्या बोलेंगे उसको, लाइमैन सीरीज. लाइमैन सीरीज के लिए बेसिक कंडीशन क्या हो गया, all lines generated when any final value to ground state, electron is de-excited from any higher value to n equal to ground state, then it is called Lyman series, and the radiation emit would be falling into ultraviolet region. कहाँ पे जाएगा वो, अल्ट्रावायलेट रीजन में चला जाएगा. तो लाइमन में क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है, लाइमन सीरीज हुआ क्या, व्हाट इज लाइमन सीरीज. पहली बात क्या लिखेंगे इसमें कि n बराबर जो होगा, हाँ n इनिशियल हमारा होगा या फिर n फाइनल है हमारे पास, ऐसे है कि एक 1 होगा और n इनिशियल इज 2 to infinity है. इट विल बी फॉलिंग इनटू यूवी रेडिएशन में जाएगा, वो अल्ट्रावायलेट में जाएगा ये.
सो लाइमन। उसके बाद जो दूसरा है, जब हमारे पास किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में आ जाए, जब सेकेंड एनर्जी लेवल में आ गया, दिस इज कॉल्ड बामर, BALMER, बामर, एंड दिस इज द ओनली स्पेक्ट्रल लाइन विच इज फॉलिंग इनटू विजिबल रेंज। विजिबल में सिर्फ और सिर्फ यही आता है, बाकी और कोई विजिबल में नहीं आता। यानी कहने क्या मतलब हो गया, यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना होगा इसमें कि जब भी हम लोग कहेंगे विजिबल, एक स्पेक्ट्रल लाइन है जो कि विजिबल में है, मतलब यहाँ से ऑटोमेटिकली जो हमारा एन फाइनल होगा वो क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। सो वी नीड टू रिमेंबर दैट। सो द ओनली स्पेक्ट्रल लाइन दैट फॉल्स इनटू विजिबल एज, कौन सा है वो? ओनली स्पेक्ट्रल लाइन दैट इज फॉलिंग इनटू विजिबल एज, बर्नर। बामर, राइट, जिसमें कि 3 to infinity है और फिर एन फाइनल कितना है, 2 हो गया। देन उसके बाद आता है पैशन, which is basically PASCHEN, यानी यहाँ पर क्या होगा, n equal to 4 to infinity and then it is 3. So in that case this is called passion, then it is bracket, then it is fund, then Humphrey, and so we have these radiations, यही सीरीज है, ये हमें ध्यान रखना है। तो पहला कौन सा था, लाइमन है, फिर बामर है, फिर पैशन है, फिर ब्रैकेट है, फिर फंड है, फिर हम्फ्री है। लाइमन में क्या हुआ था, एनी हायर एनर्जी लेवल टू 1। बामर में क्या हो गया, बामर में एनी हायर एनर्जी लेवल टू 2। फिर पैशन में क्या होगा, एनी हायर एनर्जी लेवल टू 3। उसके बाद फिर ब्रैकेट में क्या होगा, एनी हायर एनर्जी लेवल टू 4, देन एनी हायर एनर्जी लेवल टू 5, देन एनी हायर एनर्जी लेवल टू 6। ठीक, एंड सो इन दिस केस एनर्जी इज अगेन डिक्रीजिंग, क्योंकि गैप हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। सो वी कैन से लाइमन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है मैक्सिमम एनर्जी, देन बामर विजिबल, फिर पैशन में नियर IR, फिर ब्रैकेट में IR, फंड में फार IR, हम्फ्री पूरा फिर फार IR ही हो जाएगा। यानी इसके बाद बस 3 ही रीजन है यहाँ पर, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और IR। ठीक, सो व्हाट इज दी, इसमें जस्ट क्विकली इस टेबल को थोड़ा माइंड में सेट करो, क्या क्या था, आई विल बी आस्किंग देन। फिर अब भाई थर्ड वाले का लिखा है, पैशन ब्रैकेट है, फिर उसमें पैशन है, BRACKET ब्रैकेट। सर हम्फ्री में जो है वो फार IR है। हाँ फार IR, मतलब IR में दूर चलते गए। अब वो रेंज है ना, क्योंकि जो IR की हम लोग बात कर रहे थे, इससे हमने रेडिएशन देखा था, तो वो क्या था, यहाँ से यहाँ तक एक रेंज है। तो इस रेंज में मान लो यदि ये वाला रेंज IR का है, इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो यानी इस शुरुआत वाला ये नियर IR ये हो गया, और ये बढ़ते गए यहाँ पे पहुंच गए, तो ये वाला फार IR आ गया। ठीक है, इज इट डन? वत्सला सुनाओ, क्या सब था? सर सबसे पहले थी लाइमैन, उसमें जो यूवी रेडिएशंस होती है वो होती हैं, और उनकी जो रेज आती है वो इन्फिनिटी टू 1 आती हैं। एंड देन थी बामर, उसमें इन्फिनिटी टू 1 नहीं, ये तो नहीं कहा है मैंने, इट इज नॉट इन्फिनिटी टू 1। हायर एनर्जी लेवल। हाँ, एनी हायर एनर्जी लेवल टू 1, एनी हायर एनर्जी लेवल टू 1 में आता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद वो किस में जाता है वो वाला, यूवी। हाँ अल्ट्रावायलेट में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा उसके था? बाद था बामर, जो विजिबल रेंज में आता है, उसमें हायर एनर्जी लेवल टू 2 आती हैं रेज। एंड देन पास्चर, इट केम नियर। पैशन PASCHEN, पैशन, ना है, R नहीं है। So the rays were near infrared, and they came from higher energy level to 3. The next was bracket. It was infrared rays, and the rays came from higher energy level to 4. Next was P-fund, and the rays were far from infrared rays, and it was from a higher energy level to 5. And next was Humphrey. It was also far from infrared rays,
and it came from higher energy level to 6. ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये वाला हो गया। तो इसमें ओनली यू कैन से स्पेक्ट्रल लाइन दैट फॉल्स इन द विजिबल रीजन इज, कौन सा है वो? Balmer. Balmer is the only one that falls in the visible region. Very good. ठीक, अब ये तो हो गया कि भाई ये हमने ऐसे लिख दिया। अब फिर लोग तो प्रश्न पूछेंगे ही। अब जब ये लोग प्रश्न पूछेंगे भाई हमने कैसे बता दिया विजिबल, कोई इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है या नहीं, ऐसे जिसकी जो मर्जी अपने बोल दिया कुछ और निकल लिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। साइंटिफिक स्टडीज है, दैट इज द डिफरेंस। Whenever we are talking about scientific studies, इसका मतलब है कि हमने जो बोला उसको आपको मैथमेटिकली प्रूफ भी करना होगा। यदि आप मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप गलत बोल रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो वी हैव टू प्रूव इट एंड देयरफॉर अब इन सब को, चूंकि इन सब को जो हमें रेडिएशन का है तो को मेजर करने का करेक्टरिस्टिक, मेजर करेक्टरिस्टिक कौन कौन सा है? या तो वेवलेंथ हम लोग देखें, वेवलेंथ या फिर एनर्जी। तो वेवलेंथ के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास आया था एंड द फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड, एक डिराइव किया गया था फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला वाज लाइक दैट। वो कुछ इस तरह का फॉर्मूला है हमारे पास। इसमें हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे यहाँ पर एंड द फॉर्मूला इज रिटन इन दिस वे। मैं लिखता हूँ यहाँ पर। सो दिस फॉर्मूला इज स्टेटिंग लाइक दिस इज, देखना 1 by lambda equal to, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग इसमें। सो आई एम राइटिंग हियर दिस 1 upon lambda, 1 upon lambda is equal to r into h, r h लिखा यहाँ पर, ये रिडवर्क्स कांस्टेंट कहलाता है, into z square into 1 by 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, ये वाला ऐसे आ गया। और इस फॉर्मूला को हमने क्या करना है, बहुत बढ़िया तरीके से हमें हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बना? व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 अपॉन लैम्डा, यानी 1 बाय लैम्डा को क्या कहते हैं हम लोग? वेव नंबर बोलते हैं। सो वेव नंबर इज गिवन बाय आर एच इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1 बाय n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय n2 स्क्वेयर। रिपीट द फॉर्मूला, क्या है? 1 अपॉन लैम्डा यानी वेव नंबर इज इक्वल टू, वेव नंबर को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, वी राइट इट वेव नंबर एज न्यू बार इक्वल टू 1 upon lambda into RH into Z square into 1 upon N1 square minus 1 by N2 square। तो रिपीट करो जरा इसको, बोलो। 1 by lambda is equal to RH into Z square by 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square। ठीक, चलो ये आर एच हमारा क्या है? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग्स कांस्टेंट है ये। नाउ अब एक और छोटी सी बात देखो ध्यान से। यदि मैं ये पूछूं यहाँ पर, सोचने वाली बात है, ठीक, क्या सोचने वाली बात है इसमें? यदि मैं आपसे ये पूछूं कि n1 n2 से बड़ा है, ध्यान सुनना क्वेश्चन, इसको नहीं तो क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो। इफ n1 ग्रेटर देन n2, यदि n1 इज ग्रेटर देन n2, ठीक, सो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रा? n1 यदि n2 से बड़ा हो तो ये किस तरह का स्पेक्ट्रा होगा? बोलो बच्चों। यानी एमिशन में क्या हुआ था और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? थिंक अबाउट दैट। व्हाट हैपेंस इन एमिशन? एमिशन में क्या करते हैं हम लोग? हेलो, जब आपने सारा मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यानी व्हाट आई डिड हियर इज, हमारे पास ये 1 बाय लैम्डा ऑलरेडी था एंड सिंस वी आर नोइंग कि E बराबर HC अपॉन लैम्डा होता है, तो हमने दोनों तरफ इधर ही HC से इधर भी HC से मल्टीप्लाई कर दिया। एज ए रिजल्ट वी हैव गॉट दिस रिलेशन, यानी डेल्टा E इज इक्वल टू
यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ई जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू दिस इज, ये सारी वैल्यूज जो हमने पुट कर दिया तो यहाँ से आता है, वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनता है वो कुछ ऐसा बन जाता है। एंड सो द इक्वेशन इज लाइक दिस, कुछ ये इस तरह का बनेगा, यानी डेल्टा ई इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा ई इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर, उसके बाद फिर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखना, ये जो नंबर है 13.6 ये तभी है जब हमारा डेटा जो हो वो किस में हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, तभी हमें ये यूज करना है, अदरवाइज नहीं। यानी इसमें यहाँ पे ये ध्यान रखोगे आप इस चीज का, ये 13.6 है ना बच्चा, ये है, ये वाला कब है, सो वी कैन रिमेम्बर दैट दिस इज डेटा कब हो, किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तभी ये वैल्यू चलेगा, नहीं तो हमें ये यूज नहीं करना चाहिए। डन? यस सर। अब यहाँ से देखो इसमें, हाँ अब ये एनर्जी का एक्चुअली ये यूनिट है, नाम में क्या लगा हुआ है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन है और ये वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन है और वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब ये कहते हैं, सो दिस इज बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू वोल्टेज, वही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, यानी वी कैन से दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू वोल्टेज इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज व्हिच इज इक्वल टू जूल। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू वोल्टेज यानी ईएमएफ, और वोल्टेज डिफरेंस की बात करते हैं यानी ई बराबर क्यू वी लिखते हैं हम लोग इसको। सो वी कैन राइट हियर, यहाँ से हम लोग ये लिख लेंगे, इसमें इसको मैं ऐसे लिखूं, इसमें ऐसे करते हैं इसको, देखो चार्ज, इसको ऐसे देखो, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, ई बराबर होता है, ई इक्वल टू लिखते हैं हम लोग ऐसे, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस सीधा लिख लिया हमने यहाँ पर। सो वी कैन राइट हियर ई बराबर चार्ज इनटू दिस, एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर, यहाँ से हम लोग किस कह सकते हैं कि ये वाला ऑलरेडी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने क्या करना है, चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा मुझे, ई इन जूल आ जाएगा। सो ई इन जूल, यानी यहाँ पर ये जूल में हो जाएगा ये वाला यूनिट, और पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये चार्ज को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या इस चार्ज इन कूलम into potential difference in electron volt, and this is equal to joule बन जाएगा। and so here we can write here 1.6 into 10, यहाँ पे जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, how much, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, और ये कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 13.6, so 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो टोटल कितना जूल आ गया, 2.18 into 10⁻18 जूल। तो बच्चों इसको याद रखना है आपको कि यहां से जो लिखा है इसमें ये वाला, ये वाला ऐसे, एंड देन ज्वाइन देम, तो ये वाला हो गया। तो प्लीज इसको याद करो एक बार 2 मिनट के लिए फटाफट से, तो क्या सब आ गया, बस इतना ही है हमारे पास। तो हमने क्या सब यहाँ पे डिराइव किया, कैसे कैसे डिराइव किया, 1/λ था हमारे पास। अब इसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट, हाँ 1/λ equal to RH into Z square 1/n1 square minus 1/n2 square, and so here we can write E बराबर hc by lambda, दोनों तरफ hc से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इन सारी वैल्यूज को हम लोग पुट कर देते हैं RH into hc, so that value comes out to be 13.6 into Z square into 1/n1 square minus 1/n2 square, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये।
ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, इसकी चिंता नहीं करना, आपको याद अभी तुरंत में नहीं करना है, जस्ट एक थोड़ा सा माइंड में हमें ये फिक्स अप करना है कि जैसे देखो 13.6 है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6, इसको मुझे जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करना होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू मिल गई मुझे 2.18 इंटू 10⁻18 जूल मिल जाता है। एंड सो अब इसको रिप्लेस कर दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई बराबर 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जूल आ गया। ठीक, हाँ या ना? Yes, sir. सर हाँ, अब क्विकली जो भी हमने आज पढ़ा है उसको रिवाइज करो और फटाफट से उसको हमें सम अप करना है। सो प्लीज भी अग्रिमा, आपको सम अप कराना है पूरा, ठीक है? ओके सर। शुरू से जस्ट 2 मिनट इसको पहले रिवाइज कर लो पहले, एंड देन यू हैव टू सम अप ऑल दीज, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।